चलो ठीक है, शुरू कर दें। पुली, देखो क्या होता है पुली। ये एक डिस्क है, बेसिकली इट्स अ डिस्क एंड देयर इज अ, इसको ये डिस्क है और इसका जो रिम है, द आउटर सरफेस ऑफ द डिस्क, उस पे देयर आर ग्रूव्स, और उस ग्रूव्स पे फिर द रोप इज गोइंग अराउंड एंड वन पार्ट ऑफ द रोप इज coming here, another part of rope is coming here, rest of the rope is going through the grooves of the rim. So this is the all pulley arrangement. इसको simple pulley कहते हैं. There is a one important thing which we are supposed to know is ये जो rope है ना, rope and the disc, this disc can be made up of metal or it can be made up of wood. तो ये जो डिस्क होती है और जो रोप होती है ना, इसके बीच में एक फ्रिक्शन होता है. बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली they are always in contact and moving together just because of this friction. The friction is there between the rope, ये जो rope है और ये जो rim है, इन दोनों के बीच में friction होता है. इस friction की वजह से they are always in contact with each other and moving together. Is it okay? So this is the simple pulley arrangement. अब इसमें बड़े सारे टाइप्स होते हैं, बड़ी सारी वेराइटीज होती है. बिगिनिंग विथ सिंगल फिक्स्ड पुली. So this is the first heading that we are supposed to write. Single fixed pulley. This is a very simple arrangement of pulley. Is it clear ना? ये एक डिस्क है. ये किसकी बनी होती है? किस मटेरियल की बनी होती है? ये मेटल होती है या फिर वुड होती है. और इसके रिम पे ग्रूव्स होते हैं. उस ग्रूव से, ग्रूव अंडरस्टूड ना? इस ग्रूव से फिर एक रोप जाती है. रोप इज अराउंड दिस ग्रूव्स एंड रोप और ग्रूव्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन. बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली, जब आप इस रोप को ऐसे पुल करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये रोप, जैसे मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो रोप तो आपके हाथ में आ जाती और ये शायद थोड़ा बहुत रोटेट होती और रोप आपके हाथ में आती. बट देयर इज अ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ विच व्हेन यू पुल इट, देन दिस डिस्क इज ऑल्सो रोटेटिंग. मे बी दिस इज, यू कैन से दिस इज द एक्सेल. ये अपने एक्सेल पे रोटेट करती है व्हेन यू पुल द रोप डाउन. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द रिम. ऐसे करके. सो write down a statement. Due to friction between the string, due to friction between the string and surface of rim of the pulley, due to friction between the string and surface of the rim of the pulley, rotates the pulley due to friction between the string and the surface of the rim of the pulley, due to friction between the string and surface of the rim of the pulley, rotates the pulley when string is pulled down. तो फ्रिक्शन की वजह से ही दिस रोटेट्स. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. सिंगल फिक्स्ड पुली. सिंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल? हाँ, सिंगल. अरे सिंगल का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ. सिंगल का मतलब होता है वन डिस्क. अगर डबल है तो फिर टू डिस्क. सिंगल फिक्स्ड पुली. सिंगल फिक्स पुली. कहीं भी लिख लो. मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पुली अरेंजमेंट्स. It's a hook, and with this hook like this, and this is single fixed pulley. So because we are using one disc only, that's the reason we are saying single. Fixed क्यों कह रहे हैं?
फिक्स्ड इसलिए कह रहे हैं, हाँ? अरे ये रोटेट हो रहा है ना, ये डिस्क तो रोटेट होती है, फिर इसको फिक्स्ड क्यों कहते हैं? ये पिवटेड है। हाँ, बिकॉज जब हम इस रोप को ऐसे डाउनवर्ड ऐसे पुल करते हैं ना, तो ये रोटेट हो रहा है डेफिनेटली, बट दिस डिस्क इज rotating on its axle. This axle is not moving. The disc is not going up and down. Understood, na? So the axis of rotation is not moving. Axis of rotation is fixed. This disc is moving, but axis of rotation is fixed. That's the reason we call it fixed pulley. तो उसमें चाहो तो लिख लेना fixed axis of rotation. अरे बिल्कुल फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ ड्रॉ करना है इसको, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको आप जितना अच्छा बना पाओ उतना अच्छा बना लेना, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए उसको हम इसको कहते हैं फिक्स्ड पुली। और सिंगल क्यों कहते हैं? एक ही डिस्क है ना इसलिए, अरे एक ही डिस्क है इसलिए। अभी देखो सिंगल फिक्स्ड पुली में, इसमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये क्या है? हाँ लोड है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में इसको हम क्या कहेंगे? लोड। लोड मतलब इसको मुझे ऊपर पुल करना है, ऊपर की डायरेक्शन में मुझे इसको लेके जाना है। तो क्या मैं यहाँ पे एफर्ट लगाऊंगा? यहाँ पे एफर्ट लगाऊंगा। मान लो ये जो लोड है ये 10 न्यूटन का है, तो एफर्ट कितना लगाऊंगा मैं? 10 न्यूटन का एफर्ट लगाऊंगा। जितना लोड है उतना ही तो एफर्ट लगाऊंगा। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। सो दिस इज अ स्ट्रिंग and this is a box. This box is connected with the string and hanging. तो let's say अगर इसका weight W है और इसमें tension T produce हो रहा है, the direction of tension is always away from the force that we are applying. जैसे tug of war होता है ना, tug of war। अब देखो इसको ध्यान से समझना। ये दुखी क्यों है और ये खुश क्यों है? क्योंकि ये जीत रहा है ना इसलिए खुश है, और ये जीत नहीं रहा इसलिए दुखी। हाँ, अरे दोनों ने रस्सी पकड़ी हुई है और दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं, राइट? यही तो होता है ना टग ऑफ वॉर। तो ये किधर खींच रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो इस पे टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी। और ये किधर खींच रहे हैं? ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस पे टेंशन की डायरेक्शन, तो टेंशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फोर्स। हम फोर्स इधर लगा रहे हैं ना, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी। अंडरस्टूड? सो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड। जैसे ये किधर फोर्स लगा रहा है? इधर लगा रहा है, तो टेंशन की डायरेक्शन इधर है। दिस इज द डायरेक्शन। ये टेंशन मैंने शो किया है। अंडरस्टूड ना? जैसे ये वेट है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? अपवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे W इज इक्वल टू टी, ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे ना 9th में, W इज इक्वल टू टी। टेंशन उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना वेट है, लाइक दैट। तो यहाँ पे हाँ हाँ क्या क्या इसने छोड़ दिया? छोड़ ही देते हैं लोग, छोड़ बिल्कुल। ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। ऐसे होता भी है ना, देखते नहीं 10-12 लोग इधर खड़े हैं, 10-12 लोग उधर खड़े हैं, और इधर वाले छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। जाने दो इनको, जाने दो। टेंशन समझ गए ना? टेंशन समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। इसको ध्यान से, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड। सेकंड कंसेप्ट इज, as long as we are not changing the string throughout the whole string, the tension force at any point of the string is same. As long as we are not changing the string, हम अगर string same ही use कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, क्या हम same ही string use कर रहे हैं? yes, एक ही string है ना, same ही तो है। ऐसे तो नहीं है कि दो अलग अलग string, ये एक ही string है। तो string के किसी भी point पे tension is same. What does it mean? How to apply this concept over here? Just like effort is acting downward at this end. So if I have to show the direction of tension, so I'm going to show like this and tension is T. Now, if for this load, if I have to show the direction of tension, I'm going to show the direction of tension like this, away from the force applied, and the magnitude is going to be T. As long as the string is not being changed, the tension force is same throughout the whole string at any point of the string. ये concept है, ठीक है। अब अगर इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं कि
जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है उस पर अलग अलग पॉइंट पे आपने फोर्सेस शो कर दिए, इसको कहते हैं FBD, इसको शॉर्ट में कहते हैं, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको देख के बताओ, कैन आई से दैट L is equal to T, L is equal to T, and also I can say that E is equal to T। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं फॉलो करूं तो कैन आई से दैट L is equal to E? Yes, and if you divide by E, then L by E is equal to what? 1. What is L by E? Mechanical advantage. So mechanical advantage is equal to 1. So for single fixed pulley, mechanical advantage is 1. Let's calculate velocity ratio. What is velocity ratio? So velocity ratio is equal to displacement of effort divided by displacement of load. ठीक है, तो अगर इस लोड को मैंने 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसको अगर इस एफर्ट को मैंने 5 सेंटीमीटर, इफ आई पुल डाउन दिस एफर्ट साइड बाय 5 सेंटीमीटर, तो ये लोड कितना ऊपर जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा ना। सो कैन आई से दैट डी इज इक्वल टू DL? इफ लेट्स से DE इज इक्वल टू D, so DL will also be equal to D. हाँ, so VR will also equal to D by D. So VR will also equal to 1. Is it clear? Now, in this case, when I say that mechanical advantage is equal to 1 and velocity ratio is also is equal to 1, I am considering that this pulley is a perfect pulley. What does it mean? जो मैंने string use किया वो inextensible है। हाँ, inextensible है मतलब ये खींचो तो extend नहीं होती है, ऐसे होती ना स्ट्रिंग्स, खींचो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है ये परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल है। Another thing is I am assuming that there is no weight of the string only, स्ट्रिंग का कोई वेट ही नहीं है। फिर हम मान के चल रहे हैं कि there is no friction at the axle, एक्सेल पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब ये जो डिस्क है ये रोटेट हो रही है, तो डिस्क रोटेट हो रही है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। एक्चुअली जो डिस्क रोटेट होती है ना, तो यहाँ पे हमें मिनिमम फ्रिक्शन रखना होता है इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो हम बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं। जब कोई चीज बॉल के ऊपर ट्रेवल करती है तो इट एक्सपीरियंसेस अ वेरी लेस फ्रिक्शन, क्योंकि बॉल इज लाइक सर्किल ना, तो सर्किल इज ऑलवेज हैविंग अ one point at which the metal touches the circle or circular surface. Anyways, तो इसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए what do we use? बॉल बियरिंग। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्सेल पे जो फ्रिक्शन है वो भी नहीं है, मतलब ये पूरा परफेक्ट पुली है, तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू 1। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या स्ट्रिंग का मास 0 हो सकता है? ऐसा 0 नहीं हो सकता। भले ही यहाँ पे आप बॉल बियरिंग यूज कर लो, बट क्या यहाँ पे एक्सेल पे फ्रिक्शन 0 हो सकता है? जो एक्सेल मतलब दिस इज लाइक एक रॉड होती है जिसके ऊपर ये पुली रोटेट करती है, तो इसके और पुली के बीच में कुछ ना कुछ कांटेक्ट तो जरूर होता है ना, इस कांटेक्ट की वजह से इस पे फ्रिक्शन आता है। ये डिस्क है जो कि इस एक्सेल पर है, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बियरिंग यूज करते हैं, बट कुछ तो फ्रिक्शन होगा। तो इन फ्रिक्शंस की वजह से एक बार ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको अगर MA पता चल गया, VR पता चल गया, तो MA, VR और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी। सो अगर यहां से मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करूं, सो MA अपॉन VR विच इज 1, सो कैन आई से दैट फॉर द एक्चुअल पुली, sorry, for the not actual pulley, for the ideal pulley the efficiency is 100%, but for the practical pulley can I say कि efficiency नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे frictions वगैरह होते हैं ना, तो क्या वहां पे efficiency डाउन हो जाती है? प्रैक्टिकल पुली की अगर हम बात करें तो उसकी एफिशिएंसी 1 थोड़ी होगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ये तो आइडियल पुली की बात है, ये आइडियल पुली की बात है। अगर मैं प्रैक्टिकल पुली की बात करूं, प्रैक्टिकल पुली की बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? लेस देन 1 होगी, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी। अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, ये कहाँ लिखी, इस फॉर्मूले को इधर से ध्यान से देखना, MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू VR। अगर ये एफिशिएंसी 1 से कम हो गई, एफिशिएंसी 1 से कम हो गई क्या, तो उसको अगर आप VR से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो उसमें क्या MA की वैल्यू कम हो जाएगी?
नाउ ये जो वी आर है ना, ये चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन मशीन. वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट. व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ओवर हियर? भले ही इसकी एफिशिएंसी कम हो जाए, लेकिन वेलोसिटी रेशियो कम होने वाला नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द मशीन. यहाँ पे जो डिस्क का रेडियस है वो तो वही रहेगा ना, भले ही फ्रिक्शन ज्यादा हो कम हो, डिस्क का रेडियस तो उतना ही रहने वाला है. तो इसलिए इसका जो वेलोसिटी रेशियो है वो 1 रहेगा. वेलोसिटी रेशियो 1 है, एफिशिएंसी कम हो गई, तो फर्क किस पे पड़ा? मैकेनिकल एडवांटेज पे. मैकेनिकल एडवांटेज का कम होने का मतलब है कि नाउ यू हैव टू पुट लिटिल मोर एफर्ट टू लिफ्ट द सेम वेट. अंडरस्टूड ना? इफ आई से दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज 2, what does it mean? Force multiplier. If I apply 5 Newton force, so how much weight I can lift? Mechanical advantage is 2, and if I am applying 5 Newton force, so how? 10 Newton, double ना. Mechanical advantage is 3, तो मैं ट्रिपल वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, like that. तो एफिशिएंसी कम होने से फर्क किस पे पड़ता है? मैकेनिकल एडवांटेज पे. और वेलोसिटी रेशियो इज अनचेंज्ड. सो राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. इज इट डन? एवरीवन इज डन. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अच्छा, एक चीज और, ये जो मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 आ रहा है, तो ये क्या फोर्स मल्टीप्लायर हुआ? नहीं हुआ ना. वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, तो स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं हुआ. तो फिर इस पुली को यूज ही क्यों करना? चेंज इन डायरेक्शन. हाँ, जब हम चेंज इन डायरेक्शन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो बकेट को ऊपर उठाने के लिए क्या हमें जो स्ट्रिंग है उसको नीचे की ओर पुल करना पड़ेगा. तो नीचे की ओर पुल करने से क्या हमें फोर्स वगैरह कम लगाना पड़ता है क्या? नहीं, फोर्स कम नहीं लगाना पड़ता है, फोर्स उतना ही लगाना पड़ता है. फिर डायरेक्शन चेंज करने से क्या फायदा होता है? इजियर क्यों होता है? बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजिंग द वेट ऑफ द बॉडी टू पुल द रोप डाउन. यस, दैट्स द रीजन चेंजिंग इन डायरेक्शन बिकम्स इजी. जस्ट लाइक इन साइकिल, to push the pedal down is easy, right? So changing the direction of the force or the effort is the purpose of the single fixed pulley. So write down this statement. Well, we are not expecting any mechanical advantage or gain in speed from this single fixed pulley. We are expecting the change in the direction. So write down this statement. A fixed pulley is used only to change the direction of effort. Fixed pulley is used only to change the direction of effort. Fixed pulley is used only to change the direction of effort. By using single fixed pulley, the effort can be applied in a more convenient direction. By using single fixed pulley, effort can be applied in a more convenient direction. ठीक है? Another statement is, ये हम इसके बारे में लिखने वाले हैं कि हाँ, कन्वीनियंट डायरेक्शन, कि जब हम सिंगल फिक्स्ड पुली में प्रैक्टिकल केस लेते हैं तो प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है, राइट? अगर हम सिंगल फिक्स्ड पुली के प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है. उसका रीजन लिखने वाले हैं. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. फॉर अ प्रैक्टिकल सिंगल फिक्स्ड पुली एफिशिएंसी इज लेस देन 1. फॉर अ सिंगल फिक्स्ड पुली, नहीं, प्रैक्टिकल भी कहते हैं उसको, एक्चुअल भी कहते हैं, आइडियल नहीं कहते बस. या फिर प्रैक्टिकल कह लो या फिर एक्चुअल कह लो, एनीथिंग इज ओके. तो प्रैक्टिकल सिंगल फिक्स पुली में इस तरह से लिख लेना, एफिशिएंसी इज लेस देन 1, एटा इज लेस देन 1, बिकॉज उसमें रीजन लिखिए, फ्रिक्शन एट द एक्सल और इन द पुली बियरिंग्स. यहाँ पे पुली बियरिंग्स यूज करते हैं, जो बॉल बियरिंग्स की मैं बात कर रहा था. फ्रिक्शन एट द एक्सल और bearings, pulley bearings or in the pulley bearings. Friction at the axle or in the pulley bearings. ठीक है, बस इतना. इसमें एक ही रीजन लिखेंगे, किस वजह से इसकी एफिशिएंसी डाउन होती है? फ्रिक्शन की वजह से. कौन से फ्रिक्शन की वजह से? जो एक्सेल पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये एक्सेल पे डिस्क है और वो रोटेट कर रही है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फ्रिक्शन. ये सबको समझ में आ रहा है ना, एक्सेल पे कैसे फ्रिक्शन? या फिर मैं इसको और थोड़ा विजुलाइज कराऊं. Everyone is able to understand ना? A disk which is rotating on the axle, so disk is coming in contact with the axle. तो हाँ, ideal pulley तो we can do anything. We can assume that there is zero friction. If there is zero friction, even an ideal pulley won't move. No.
try to understand. I'm not talking about that friction. I'm talking about this friction, which is acting like the axle. This is the different friction. The friction between the string and the rim. This friction helps to rotate this disc along with the string. हाँ यहाँ पे एक्सेल एक्सेल. That's the reason. What did you write? Can you just repeat? Okay, for a practical single phase pulley, efficiency less than 1 because of friction at the axle of the pulley. हाँ, at the axle, friction at the axle. ये रिम वाले पे फ्रिक्शन में आता है. यहाँ का तो फ्रिक्शन में 100% कर दूँ. जब मुझे आइडियल केस लेना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे एक्सेल पे जो फ्रिक्शन है उसकी बात की जा रही है. हाँ, no, that's not affecting the metal. That is helping this disc to rotate along with the string. Okay. Next, write down single movable pulley. Single movable pulley. Single movable pulley. इसको सिंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि डिस्क एक ही है. और मूवेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, सो जो एक्सेल है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ऊपर नीचे होता है. तो इसका अरेंजमेंट एक बार देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसका अरेंजमेंट कैसे है? तो you all can draw the arrangement of single movable pulley. ये थोड़ा ऐसे बड़ा बनाना, ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा बनाना, like this. So this is single movable pulley. और ये इसका जो एक्सेल है, दिस इज द एक्सेल. और यहाँ से देयर इज अ लोड हैंगिंग लाइक दिस. So direction of load is downward. Okay, this much is clear. Now I am gonna put the effort over here. यहाँ पे मैं effort लगाऊंगा. So थोड़ा imagine करो, if I am applying the effort over here और इस string को मैं ऊपर की तरफ pull करता हूँ, तो क्या ये जो डिस्क है ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा? If I am bringing this rope towards up, तो ये जो डिस्क है ना ये भी ऊपर की तरफ जाएगा. इसमें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, नहीं तो यस. तो यहाँ पे जो इसकी जो एफिशिएंसी कम होगी वो एक्सेल पे जो फ्रिक्शन है वो तो है ही एक रीजन, लेकिन इस डिस्क का जो वेट है ना, दिस इज आल्सो कॉजिंग द एफिशिएंसी टू बी डाउन. लेकिन ये रीजन पहले वाले में नहीं है, ये आपको समझना है. इफ इट इज आस्क्ड कि एफिशिएंसी इज लेस देन 1, देन यू हैव टू फोकस कि किस केस के बारे में बात किया गया है. अगर इस केस के बारे में बात किया गया तो यहाँ पे पुली का वेट भी मैटर करता है जो कि एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा. लेकिन फर्स्ट के केस में ऐसा नहीं था. फर्स्ट केस में हाँ हाँ ये हाँ उस पर आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं. दिस इज स्पीड मल्टीप्लायर या मैकेनिकल एडवांटेज इसका ग्रेटर देन 1 है या फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है, उस पर अभी हम आते हैं. हाँ, When we move it upwards, is it rotating like with the string or is it rotating around the center? दोनों दोनों. जब ये ऊपर जाता है ना तो ये एक तो रोटेट भी कर रहा है, मतलब यू कैन से रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन. ये रोटेट करते करते जैसे वे ना String where effort is going to increase and this will decrease. व्हाट इज डिक्रीजिंग? Where effort is applied, when I'm pulling it upwards, the length of that string is going to increase. Yes, so that is something which we need to understand. I'm going to explain that. So please pay attention. If this is the effort, so can I say that this is a tension force T? Because tension is always away from the force applied. Yes or no? And you can observe कि ये एक ही तो स्ट्रिंग है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है ना. तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन फोर्स शो करना है तो क्या वो हमेशा टी होगा? अब देखो ये जो लोड है, दिस लोड इज सपोर्टेड बाय two segment of a string. One is this and other one is this. This load is supported by two segment of a string. One is this and other one is this. So can I say that this is the tension force T and this is also the tension force T? This tension force T and this tension force T is being produced because of ये tension force क्यों आ रहा है? Because of load. और ये tension force क्यों आ रहा है? Because of effort.
अंडरस्टूड? तो लोड की वजह से कितने टेंशन फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास नाउ दिस टाइम वी हैव 2 सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग ना. हाँ, tension forces cancel each other out. नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग, लेट्स से इफ आई हैव टू शो टेंशन फोर्स ओवर हियर, सो आई कैन शो टेंशन फोर्स ओवर हियर आल्सो. आई एम जस्ट शोइंग द टेंशन फोर्स विच इज द मैटर ऑफ माई कंसर्न, ऐसा करके. Okay, so let's start writing the equation now. Can I say that effort is equal to T? Effort is equal to T. Effort और tension ये दोनों equal हो गए ना. और what can you say about the load? Load के बारे में आप क्या कहोगे? Load is equal to हाँ 2T. Load is equal to T plus T ना. T plus T. Because these two tension forces are supporting the load. So load is equal to T plus T. So we can say 2T. Now what we can do, this is equation number 1, equation number 2. अब ये जो 2 है ना, हाँ 2 को आप डिवाइड कर दो 1 से, तो 2 को डिवाइड कर दोगे 1 से, तो L अपॉन A इज इक्वल टू वॉट? 2T अपॉन T. L की वैल्यू 2T है. अरे L की वैल्यू मतलब 2T है, 2 टाइम्स ऑफ T, और E की वैल्यू T है, तो T और T कैंसिल. तो L अपॉन E को मैं क्या लिख सकता हूं? मैकेनिकल एडवांटेज MA, एंड दिस इज इक्वल टू 2. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1. सो विच काइंड ऑफ मशीन इज दिस? सो इफ अ मशीन इज फोर्स मल्टीप्लायर, सो इट कैन नॉट बी अ स्पीड मल्टीप्लायर. एक समय में एक ही हो सकता है. सो विहान, दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर. हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स मल्टीप्लायर है. MA इज इक्वल टू 2. इट्स ग्रेटर देन 1. So if I have to lift a load of 10 Newton, how much force am I supposed to apply? 5 Newton. आधा कर लो, क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर है ना. अब चलो समझते हैं कि इसका VR कितना है, वेलोसिटी रेशियो. तो वेलोसिटी रेशियो इज व्हाट? DE अपॉन DL. तो लेट्स से लेट DL इज इक्वल टू D. लेट DL इज इक्वल टू D. व्हाट डज इट मीन? ये जो लोड है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? D. सो आई एम शोइंग विद अ डिफरेंट कलर. इसको समझने की कोशिश करना. तो D डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये लोड जो है, दिस इज द D डिस्टेंस. तो लोड अभी यहां पर आ गया, राइट? तो क्या ये जो डिस्क है, ये भी D डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? क्योंकि ये डिस्क से ही तो लोड कनेक्टेड है. अगर लोड D डिस्टेंस ऊपर गया, इफ आई एम पुलिंग दिस एफर्ट वाला एंड ऊपर की ओर, तो ये डिस्क ऊपर की ओर जा रहा है, लोड भी ऊपर की ओर जा रहा है, एंड आई एज्यूम्ड और आई लेट कि जो लोड है वो D डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो कैन आई ऑल्सो से दैट दिस डिस्क हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड बाय D डिस्टेंस? इसको अभी समझना. अभी मान लो अगर डिस्क ने D डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो क्या ये डिस्क की नई पोजीशन है? दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द डिस्क. और ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? D होगी, क्योंकि इसने D डिस्टेंस ट्रेवल किया है. बट इसमें एक चीज जो है, वहां पे आपको फोकस करना होगा. अगर ये जो डिस्क है, ये यहां से उठ करके यहां पे आ गई है, तो दिस मच पोर्शन ऑफ रोप फ्रॉम दिस साइड एंड दिस मच पोर्शन ऑफ रोप फ्रॉम दिस साइड इज फ्रीड नाउ. ये फ्री हो गई ना. इतनी रोप और इतनी रोप तो अभी फ्री हो गई. मतलब दिस इज द D अमाउंट ऑफ रोप, दिस इज ऑल्सो द D अमाउंट ऑफ रोप. तो कितनी रोप फ्री हो चुकी है? तो क्या ये 2D इसमें इंक्रीज हो जाएगी? मतलब ये जो एफर्ट है वो कितना ट्रेवल करेगा? क्या ये समझ में आया? इफ लोड इज ट्रेवलिंग बाय D डिस्टेंस, सो एफर्ट इज ट्रेवलिंग बाय 2D डिस्टेंस. सो DE इज इक्वल टू 2D. सो VR इज इक्वल टू 2D अपॉन D. सो VR इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2. ये अभी किसको समझ में नहीं आया? आई कैन एक्सप्लेन अगेन. ये हाँ नहीं समझ में आया? ओके, आई कैन एक्सप्लेन. और किसको नहीं समझ में आया? ओके ठीक है, फिर से समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं इसको. हाँ, वंस अगेन. तो मैंने जो लेट किया वो ये किया कि जो लोड है उसने कितना ट्रेवल किया? D डिस्टेंस. तो लोड यहां से यहां आ गया. तो इसका मतलब ये डिस्क जब यहां से यहां आया होगा बाय ट्रेवलिंग द D डिस्टेंस, तभी तो लोड D डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. यानी कि दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द डिस्क. तो लेट्स कंसीडर द ट्रेवल ऑफ द डिस्क थ्रू इट्स सेंटर. अब इतना बड़ा डिस्क है, तो सेंटर की ट्रेवलिंग ही हम डिस्क की ट्रेवलिंग मान लेते हैं.
तो मतलब ये सेंटर यहां से यहां आ गया। अब जो ये जो रोप है, यू नो दिस इज लाइक रेडियस कह लो ये भी, या ये इतनी रोप, ये जो डी डिस्टेंस की जो रोप है और ये जो इतनी रोप है यहां से यहां तक, डी अमाउंट ऑफ रोप, ये डी अमाउंट ऑफ रोप और ये डी अमाउंट ऑफ रोप तो फ्री हो गई ना। फ्री हो गई मतलब ये इस पे ऐसे करके ये फ्री हो गई ना। जब डिस्क यहां से यहां तक आ गया, वैसे फ्री हो गई मतलब ऐसे खाली लटक रही है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यू नो प्रैक्टिकली द रोप इज गोइंग अराउंड दिस डिस्क, बट इतनी तो फ्री हो गई ना। अभी डिस्क इज मतलब दोनों एक्टिविटी को, दोनों इवेंट को सेपरेट हम एनालाइज कर रहे हैं। डिस्क यहां से यहां तक आ गया तो इतनी रोप यहां से फ्री हो गई, इतनी रोप यहां से फ्री हो गई, एंड दैट्स द रीजन ये एफर्ट इज ट्रेवलिंग बाय डी प्लस डी टू डी डिस्टेंस। वो जो वीडियो थी ना जैक एंड जिल, जब उसने मूविंग पुली यूज किया था तो काफी दूर चला गया था। उसने एक स्टेटमेंट कहा था कि अब मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ भले ही कम लगा रहा हूँ बट मुझे अभी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड ना? यू रिमेंबर? तो ये अभी समझ में आया कि एफर्ट हैज टू ट्रेवल बाय 2D। इफ अ लोड इज ट्रेवलिंग बाय D then effort has to travel by 2D. So effort 2D and then VR is 2D, but this is VR is equal to 2. Now what is the efficiency? Efficiency is equal to, yeah ऐसे देख लो, mechanical advantage is equal to efficiency into VR. So mechanical advantage is 2, VR is 2, efficiency is, इसका मतलब मैं किस तरह की पुली की बात कर रहा हूं? मैं आइडियल पुली की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली कैसा होता है? प्रैक्टिकली कैसा होता है? एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये लिख लेना, इसके बाद लिखना रीजन एफिशिएंसी क्यों लेस देन 1 होती है। सिंगल मूवेबल पुली के केस में जो प्रैक्टिकल पुलीज होती हैं उनकी एफिशिएंसी लेस देन 1 क्यों होती है, उसका रीजन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो फॉर practical single movable pulley efficiency is less than 1. For practical single movable pulley efficiency is less than 1 because reason number 1, friction in the pulley bearings, friction in the pulley bearings, ये जो पहला स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम लिखा था, friction in the pulley bearings और at axle कुछ भी समझ सकते हो, सेम चीज है, friction in the pulley bearings और at axle। तो ये फर्स्ट रीजन है, जो एक्सेल पे फ्रिक्शन है ना उसकी वजह से। एंड सेकंड रीजन लिखना, वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग, यहां पे वेट ऑफ द पुली और स्ट्रिंग मैटर करते हैं, वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट लिखना वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग, वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग। सॉरी, हाँ, वेट ऑफ द पुली डज नॉट मैटर इन द फर्स्ट केस, सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। हियर व्हाट इज हैपनिंग ना, लेट्स से दिस इज 10 न्यूटन एंड पुली वेट इज 0.5 न्यूटन, सो एक्चुअली वी आर लिफ्टिंग 10.5 न्यूटन, although we are supposed to lift 10 newton na, task is given to lift the 10 newton load but we are lifting 10.5 newton, so somewhere we have to apply the more effort, तो efficiency कम हो रही है ना यहाँ पे, so because of the weight of the pulley. So two factors matters here, single movable pulley. अब ये जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो और बताओ क्या प्रॉब्लम है। इस पूरी स्टोरी में ये सिंगल मूवेबल जो पुली है ना, इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर, आधा फोर्स लगाओ, 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन लोड उठाओ, क्या बढ़िया, मतलब ये सेल लगी हुई है, 5 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन लोड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मोर डिस्टेंस ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। कुछ होगा तो हम स्ट्रिंग पकड़ लेंगे एज ए फिक्स, हाँ कुछ अच्छे से फिक्स कर लेंगे इतना। इस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये इसमें मजा नहीं आया, मतलब एक तो फोर्स मल्टीप्लायर है, अच्छा लग रहा है सुनने में, फोर्स मल्टीप्लायर है, हमारा काम जो है वो आसान कर रहा है। यस, द डायरेक्शन, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल पुलिंग द रोप अपवर्ड बिकॉज आई हैव टू पुट
everything from my muscle. Let's say if I am able to change the direction somehow or other, so can I use the weight of my body and make the direction of the effort convenient to me? Huh? If I s- We can put like the string is there. We don't even need another pulley. We can just put it through another hook or another through another pulley. not necessarily. Okay. So what is the arrangement that you would like to suggest? If We don't have another pulley. This is what I'm showing. if I don't have another pulley, so I'll bring another pulley. You can put another pulley. That's it. You can just put it over something. What is that? What is that something? What is that something? Any fixed object there. What is that fixed object? Another pulley, yes. What's the problem to accept that that fixed object is another pulley? अरे एक पुली लगा दो यहाँ पे. देखो पुली, देखो अगर सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करें, क्या वो मैकेनिकल एडवांटेज देगा? सिंगल फिक्स्ड पुली क्या वो मैकेनिकल एडवांटेज देगा? नहीं देगा. क्या वो वेलोसिटी रेशियो देगा? नहीं देगा. क्या करेगा क्या वो? वही तो करना है. यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है. आई एम नॉट कंफर्टेबल पुलिंग दिस रोप अपवर्ड. So what you are supposed to do? Do this arrangement. अगर मैंने एक पुली और ऐड किया, तो अभी ये जो पूरा सिस्टम है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताओ कितना है? नहीं, इस पूरे का मैकेनिकल एडवांटेज 2 है. इस पूरे का मैकेनिकल एडवांटेज अभी भी 2 है. अभी भी इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 ही है. अभी भी इसका मैकेनिकल, और यहां से ये लोड. सो बाय यूजिंग द सिंगल फिक्स, दिस इज अ सिंगल फिक्स पुली एंड दिस इज सिंगल मूवेबल पुली. तो सिंगल मूवेबल पुली में प्रॉब्लम ये है कि द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इज नॉट कन्वीनियंट when I am using the single fixed pulley along with single movable pulley. So I can not only make the mechanical advantage 2, but also I can make the direction of the effort convenient. Understood na? So whenever we are facing such kind of problem, so you can always have a single fixed pulley into the picture and make this whole arrangement convenient. तो सर ये फोर्स मल्टीप्लायर है या डायरेक्शन है? ये फोर्स मल्टीप्लायर भी हो गया. दोनों. हाँ, और डायरेक्शन भी. बट फिर होता कि एक ही हो हाँ? सकता है. नहीं. ओ, आई एम सेइंग कि फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर में एक ही हो सकता है. या फिर फोर्स मल्टीप्लायर होगा या फिर स्पीड मल्टीप्लायर होगा. दोनों एक साथ नहीं हो सकता. लेकिन स्पीड मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर होने के साथ साथ चेंज इन डायरेक्शन हो सकता है. इट्स पॉसिबल. देखो करके दिखाया ना हमने. बस इसमें थोड़ा ये हॉरिजॉन्टल स्पेस ये ज्यादा लग रहा है मेरा. तो आपको फिर डिसाइड करना होगा, आप हॉरिजॉन्टल स्पेस स्पेंड करने के लिए रेडी हो या फिर आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लिफ्ट करना है. तो डिपेंड करता है. ठीक है. दिस इज मेकिंग द होल अरेंजमेंट कन्वीनियंट. ठीक है. दैट्स इट फॉर द डे. और नेक्स्ट टाइम देन विल कंटिन्यू विद द सिस्टम ऑफ वन फिक्स्ड पुली एंड many movable pulleys.